रेलवे को देश का ग्रोथ इंजन कहा जाता है। पिछले 10 सालों में रेलवे कनेक्टिविटी का अभूतपूर्व विकास हुआ है। भारत सरकार का लक्ष्य है फर्स्ट स्टेशन से लेकर डेस्टिनेशन तक भारतीय रेल से एक यादगार अनुभव हो। इसके लिए देश में 1300 से ज्यादा अमृत स्टेशनों का कायाकल्प भी हो रहा है। अब आगे भारत सरकार का क्या लक्ष्य है, आधुनिकता के क्षेत्र में क्या मुकाम हासिल करने जा रही है रेलवे, इन सब पर स्विट्जरलैंड के दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एनुअल मीट में मौजूद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जी मीडिया संवाददाता तरुण शर्मा से बात की। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दावोस स्विट्जरलैंड से हमारे साथ जुड़ रहे हैं अश्विनी वैष्णव सर, जो भारत को रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं और यहाँ पे लीड भी कर रहे हैं। सर, रेलवे जो है वो एक कहते हैं कि किसी भी इकोनॉमी का एक बड़ा इंजन है। सर, किस तरीके का काम वहाँ हो रहा है, स्पेशली सर जो जगहें अभी नहीं कनेक्टेड हैं उनको कैसे कनेक्ट किया जाएगा, उस पर मैं आपसे जानना चाहूँगा। और एक सर, जो वंदे भारत स्लीपर है वो कब से स्टार्ट हो जाएगी और हम कब से एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर देंगे? आप एक प्रश्न में 3 प्रश्न पूछते हो। अच्छा है। जो अनकनेक्टेड एरियाज़ हैं उसमें कनेक्टिविटी के लिए प्रधानमंत्री जी ने 10 वर्षों में बहुत बड़ा एक फोकस रखा है। कश्मीर का ब्रिज और कश्मीर जम्मू से श्रीनगर की लाइन रेडी हो गई है। वैसे ही नॉर्थ ईस्ट में कनेक्टिविटी बहुत तेज़ी से आगे जा रही है। फिर उत्तराखंड हो चाहे हिमाचल हो, सब जगह प्रोजेक्ट्स बहुत तेज़ी से। लास्ट ईयर अपने 5300 किलोमीटर बने थे। पूरे स्विट्ज़रलैंड का रेलवे नेटवर्क 5000 किलोमीटर है। अभी स्विट्ज़रलैंड की रेलवे टीम के साथ भी पूरा एक दिन बताया कैसे उनकी मेंटेनेंस की प्रैक्टिसेस है, किस तरह से ट्रैक का मेंटेनेंस है, उसमें टेक्नोलॉजी कैसी है, प्रोसेसेस कैसे हैं, किस तरह से ट्रेनिंग देते हैं वो अपने मैन पावर को। ये सब चीज़ें बहुत अच्छे डिटेल में समझी है, जिससे अपने देश को फ़ायदा होगा। अपने को बहुत सीखना है, सब जगह से एक ओपन माइंड के साथ काम करना है, जिसमें दुनिया में जहाँ पर भी अच्छा हो वो सीखे और अपने यहाँ लागू करें और अपनी खुद की नॉलेज को ग्रो करें। और सर, वंदे भारत स्लीपर का टेस्टिंग फील्ड में जो ऑसिलेशन ट्रायल जिसको बोलते हैं वो कंप्लीट हो गया है और अब उसके फाइनल जो सर्टिफिकेट्स आते हैं जो कमिश्नर रेल सेफ्टी से, वो सर्टिफिकेट्स आ जाएंगे। उसके बाद में ICF में जाके कुछ मॉडिफिकेशंस होंगे, मॉडिफिकेशंस करके फिर जल्दी रोल आउट कर। और हम एक्सपोर्ट भी करना स्टार्ट करेंगे सर? कई जगह से इंक्वायरीज आ रही है, अभी अपने देश की रिक्वायरमेंट को पहले पूरा करेंगे। कितना सक्सेसफुल रहा आपका दावोस आना सर? इस बार आप देखेंगे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जो इकोनॉमिक थॉट है और जो फॉरेन अफेयर्स जिस तरह से उन्होंने कंडक्ट किया है, उसके बारे में जानने की लोगों में बहुत ज़्यादा उत्सुकता है। लोग जानना चाहते हैं कि इस इकोनॉमिक थॉट को कैसे डिटेल में समझें। तो कई फोरम में इस चीज़ को डिस्क्राइब किया और लोगों को बहुत पसंद आया कि एक बहुत सोची समझी इकोनॉमिक थॉट प्रोसेस से भारत की ग्रोथ आ रही है। तो इसको लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया और इन्वेस्टमेंट के लिए लोगों में बहुत इंटरेस्ट है, टेक्नोलॉजी के लिए बहुत इंटरेस्ट है और एक भारत के लिए एक नया रिस्पेक्ट है। सर, आपने टेक्नोलॉजी की बात करी, यहाँ पर एक बज़ वर्ड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और वहीं सर WEF की रिपोर्ट भी देखें तो बाकी देश के मुकाबले इंडिया जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी पे बाकी देशों के मुकाबले ज़्यादा तेज़ी से काम कर रहा है। तो उसका कैसा रिस्पांस मिल रहा है? कितना आपका स्टेक होल्डर्स के साथ कंसल्टेशन हुआ AI को लेकर सर, और कितनी एडेप्टेबिलिटी हमारे देश में इसके लिए बन पाई? बहुत अच्छे एक्सपर्ट्स के साथ बातचीत करने का मौका मिला यहाँ पर और बहुत स्पष्ट तौर पे आज पता चल रहा है कि AI में हमें लीड लेनी है। जिस तरह से IT इंडस्ट्री में भारत ने लीड ली, वैसे ही AI में भी लीड लेनी है और भारत में जो टैलेंट है, जो डिज़ाइन की कैपेबिलिटीज़ है, उसमें आज अपने को एक बहुत क्लियर स्ट्रैटेजी के तहत मॉडल्स जल्दी से कमोडिटाइज हो रहे हैं। अपने को यूज़ केस का कैपिटल भारत को बनना चाहिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग AI को अप्लाई करके AI के सॉल्यूशंस बना सके और दुनिया भर में उसका मार्केट रहेगा। साथ ही साथ AI का टैलेंट डेवलप करने के लिए, जैसा आपने देखा टेलीकॉम में 100 यूनिवर्सिटीज़ में 5G लैब का प्रोग्राम था, सेमीकंडक्टर में 240 यूनिवर्सिटीज़ में, वैसे ही 200 यूनिवर्सिटीज़ में AI के प्रोग्राम्स चालू करेंगे और 1 मिलियन पीपल विल बी ट्रेन्ड इन AI, जिससे कि जैसे IT में लीड हुई वैसे ही AI की दुनिया में भी लीड भारत को लेनी है। बिल्कुल आपने सही कहा कि सर इंडिया को लीड लेनी पड़ेगी और लोग ये कह रहे हैं इंडिया ही है इस समय, जो जितने लोगों से हमारी बात हो रही है। सर, यदि मैं बात करूं सस्टेनेबिलिटी
की, क्योंकि ये भी एक दावोस के अंदर बड़ा इशू था। तो सर कैसा रिस्पांस यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर इंडिया के लिए रहा? कितने नए प्रोजेक्ट्स आपको लग रहे हैं कि इंडिया के अंदर आएंगे, क्योंकि कई स्टेट्स को अच्छा रिस्पांस यहाँ पे मिल रहा है, और कैसा एफडीआई इस जो डिस्कशंस हुए उसके बाद रहेगा? बहुत अच्छा रिस्पांस है, और लोग ये जानकर आश्चर्य है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के एंटायर पावर जनरेशन कैपेसिटी में 45% रिन्यूएबल एनर्जी से ऑलरेडी अचीव कर लिया है। लोग बड़ा आश्चर्यचकित होते हैं जब वो सुनते हैं कि इतनी मेजर डेवलपमेंट हुई है। गुजरात में तो एक प्रोजेक्ट लग रहा है जिसका 35,000 मेगावाट एक जगह पे, 35 गीगावाट एक जगह पे। तो ये सब जान के लोग बहुत खुश है, और उसकी पूरी सप्लाई चेन में भारत में डेवलप करने के लिए लोग आना चाहते हैं। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो काफ़ी अच्छा, मतलब पूरा अगर नंबर्स आप देखोगे तो बहुत बड़ी संख्या में, कल महाराष्ट्र के सीएम साहब बता रहे थे कि केवल महाराष्ट्र में 16 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आने वाला है। वैसा ही जिनसे भी मिले, चाहे डेटा सेंटर वाले हुए, चाहे एआई वाले हुए, सेमीकंडक्टर वाले हुए, हर कोई भारत में इन्वेस्ट करना चाहता है। फूड प्रोसेसिंग का बता रहे थे पासवान साहब, जयंत चौधरी जी बता रहे थे किस तरह से स्किलिंग में, वाटर सप्लाई में, वाटर के मैनेजमेंट में पाटिल साहब बता रहे थे। तो ओवरऑल सब जगह इन्वेस्टमेंट का स्कोप बना है। सर इसके साथ साथ जो अभी ट्रांजिशन है, चाहे एनर्जी ट्रांजिशन हो और दूसरी तरफ से यूएस इकोनॉमी का जो ट्रांजिशन है, इसको कैसे इंडिया लिबरलाइज कर सकता है, कैसे इसमें अपनी अपॉर्चुनिटी देख रहा है? स्पेशली सर इंडिया यूएस रिलेशन के मद्देनज़र मैं आपसे पूछना चाहूँगा। देखो, अगर आप प्रधानमंत्री जी की इकोनॉमिक थिंकिंग को स्टडी करो, बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है उसमें ट्रस्ट। कैसे दुनिया के सभी देशों के साथ ट्रस्ट वाला रिलेशनशिप डेवलप हो। तो वो रिलेशनशिप इन 10 वर्षों की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आज चाहे यूएस हो, चाहे मिडल ईस्ट हो, चाहे साउथ ईस्ट हो, चाहे यूरोप हो, हर जगह भारत को एक ट्रस्टेड राष्ट्र के हिसाब से जाना जाता है। आईपी राइट्स को हम वैल्यू करते हैं, टैलेंट डेवलपमेंट पे फोकस करते हैं, डिज़ाइन कैपेबिलिटीज़ पे फोकस करते हैं। इस चीज़ को लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया, तो अमेरिका के साथ, यूएस के साथ भी ये ट्रस्ट वाला रिलेशनशिप बहुत फैक्टर करेगा। और सर सेमीकंडक्टर्स पे वो आपका एक बहुत पायलट या कहें कि बेस्ट प्रोजेक्ट, या आपके दिल के करीब, काफ़ी करीब प्रोजेक्ट्स हैं सर, उस पर सर कैसा रिस्पांस आपको मिल रहा है सर? भारत को एक आर्थिक ताकत बनाने में सेमीकंडक्टर का बहुत बड़ा रोल रहेगा। आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग एक बहुत बड़ी संख्या में पहुंच गया, और अब तो मोबाइल फ़ोन टॉप 3 एक्सपोर्ट आइटम्स में ऑलरेडी इस साल एंटर कर गया है। तो देश भर में एक बहुत क्लियर रिक्वायरमेंट, और दुनिया की सभी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के पार्टिसिपेंट्स भारत में आना चाहते हैं। और भारत में चाहे मटेरियल्स हो, चाहे इक्विपमेंट हो, चाहे फैब हो, चाहे एटीएमपी हो, चाहे डिज़ाइन हो, पूरी वैल्यू चेन में आना चाहते हैं। सर समय आपके पास कम है, मैं सिर्फ अब आपसे लास्ट 2 सवाल पूछना चाहूँगा। एक सवाल से स्किल डेवलपमेंट की यदि बात करें, क्योंकि टेक्नोलॉजी शिफ्ट है, एक तरफ बात हो रही है कि एआई जॉब्स ले लेगा, तो सर, और हम एग्रीरियन इकोनॉमी है सर, इसको हम कैसे, इस रिस्क को कैसे मिटिगेट करेंगे? भारत के एग्रीकल्चर सेक्टर में एआई का बहुत बड़ा रोल रहेगा, चाहे क्रॉप के हेल्थ के बारे में हो, चाहे क्रॉप की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के बारे में हो। तो किसानों के लिए तो एआई एक बहुत बड़ी ताकत बनेगा। और बहुत, आप जानते हैं अभी रिसेंटली माननीय प्रधानमंत्री जी ने डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन भी अप्रूव किया था कैबिनेट में। तो एआई के माध्यम से किसानों को बहुत बड़ा एक सहयोग मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। रेलवे में हो रहे इसी अभूतपूर्व विकास को देखते हुए हाल ही में एसेट मैनेजमेंट कंपनी ग्रो म्यूचुअल फंड ने रेलवे को लेकर 2 स्कीम लॉन्च की। ये ओपन एंडेड स्कीम्स लॉन्ग टर्म में बेहतर और सुरक्षित रिटर्न की चाह रखने वालों के लिए, निवेशकों के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकती है। कैसा है ये मौका, क्या है ये स्कीम, इस पर ग्रो म्यूचुअल फंड के सीईओ वरुण गुप्ता से खास बातचीत की स्मिता रिशेल ने। नमस्कार, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं स्मिता रिशाल। आज हम बात करेंगे ग्रो म्यूचुअल फंड की हाल ही में लॉन्च हुई 2 नई स्कीम्स के बारे में। ग्रो निफ्टी इंडिया रेलवेज पीएसयू इंडेक्स फंड और साथ ही ग्रो निफ्टी इंडिया रेलवेज पीएसयू ईटीएफ। रेलवे सेक्टर के किन पोटेंशियल को देखते हुए ग्रो म्यूचुअल फंड ये
इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज लेकर आए हैं और इन दो फंड्स के कितने फायदे निवेशकों को हो सकते हैं, इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ग्रो म्यूचुअल फंड के सीईओ वरुण गुप्ता। उन्हें इस सेक्टर में करीब 13 साल का एक्सपीरियंस है। नेक्स्ट बिलियन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड यानी कि ग्रो में वाइस प्रेसिडेंट ऑफ म्यूचुअल फंड रहे हैं वो। म्यूचुअल फंड सेक्टर की टेक्नोलॉजी, कंप्लायंसेस और साथ ही ऑपरेशंस में वरुण गुप्ता की अच्छी खासी मजबूत पकड़ है। वेलकम वरुण हमारे शो में। और सबसे पहले तो मेरा सवाल आपसे ये होगा कि इंडियन रेलवे को लेकर आपका आउटलुक क्या है और आपको क्यों लगता है कि इंडियन रेलवे इन्वेस्टमेंट के लिहाज से एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है? जी, सबसे पहले धन्यवाद स्मिता जी इस आपके शो में इनवाइट करने के लिए। देखिए, इंडियन रेलवेज़ इंडिया की इकोनॉमी का एक बहुत ही क्रिटिकल सेक्टर है और इसके कारण इंडियन गवर्नमेंट इंडियन रेलवेज़ को पूरा मॉडर्नाइज, पूरा ट्रांसफॉर्म करना चाहती है। अब अगर हम इस ट्रांसफॉर्मेशन और मॉडर्नाइजेशन की बात करें तो गवर्नमेंट दो तरीके से इस चीज़ को अप्रोच कर रही है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो वो है पैसेंजर ट्रैवल में। तो पैसेंजर ट्रैवल में अगर आप देखें तो कई सारी नई चीज़ें, कई नए इनोवेशंस हुए हैं जो लास्ट फ्यू इयर्स में हमको दिख रहे हैं। सबसे बड़ा जो है वो है वंदे भारत ट्रेन्स। पहले कुछ समय पहले आप बात करें तो वंदे भारत ट्रेन सिर्फ कॉन्सेप्चुलाइज हुई थी और अभी करीब 60 के करीब वंदे भारत ट्रेन्स इंडिया में रन कर रही हैं। और ये गवर्नमेंट का टारगेट है कि 2047 तक 2047 तक 4,500 वंदे भारत ट्रेन्स इंडिया में ऑपरेशनलाइज हो सकें। जी। सेकेंड ये है कि अमृत भारत स्टेशन स्कीम्स, राइट। तो कई सारे जो स्टेशन है, करीब 1300 स्टेशन इंडिया में गवर्नमेंट ने शॉर्टलिस्ट करे हैं जिनको वो पूरा मॉडर्नाइज करना चाहते हैं, पूरा उनका रूप रंग चेंज करना चाहते हैं। कुछ स्टेशंस हो भी चुके हैं इस तरह से, आई थिंक भोपाल, गांधीनगर कुछ स्टेशंस ऑलरेडी आ चुके हैं, उनमें काम जारी है और काफ़ी सारे स्टेशंस का प्रोग्रेस का मॉडर्नाइजेशन भी बिल्कुल अभी काम जारी है उसके ऊपर। द थर्ड और वेरी इंपॉर्टेंट है कवच कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम। तो अगर आप देखें, जब हम लोग सब पहले जब देखा करते थे तो काफ़ी सारे कोलिजन हुआ करते थे, न्यूज़पेपर में हमेशा खबरें आया करती थी। अभी आप देखें तो कोलिजन काफ़ी कम हो चुके हैं, अभी भी होते हैं पर काफ़ी कम हो चुके हैं। तो गवर्नमेंट की बहुत तत्परता रही है इस बारे में, उन्होंने टेक्नोलॉजी लगाई है और अभी कवच करके एक और टेक्नोलॉजी डेवलप की जा रही है, पूरी इंडिजिनस इंडिया में ही बन रही है, जिससे कोलिजन और काफ़ी कम हो सकता है। और चौथा, पैसेंजर ट्रैवल में अगर आप देखें तो मेरा फेवरेट जो है बुलेट ट्रेन, जो कि पहले 2022 का उसका टारगेट था पर कोविड के कारण वो डिले हो गया और अभी लग रहा है कि 2026 में वो लाइव ट्रेन आ जाएगी। वो कनेक्ट करेगी मुंबई और अहमदाबाद को चालू करने के लिए और फिर काफ़ी सारी सिटीज़ को भी वो बाद में कनेक्ट कर सकती है। ये है पैसेंजर ट्रेन का। और अगर आप ट्रांसपोर्ट में देखें तो ये ओवरऑल गवर्नमेंट का जो टारगेट है इंडिया में कि जो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी वो अभी 13 या 14% के आसपास है। गवर्नमेंट उस कॉस्ट को कम करना चाहता है करीब 8% के आसपास। और उसमें अगर आप देखें तो रेलवे एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि रेलवे का जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है वो सबसे कम है वर्सेस जितने भी ट्रांसपोर्ट के मीडियम्स हैं। अगर आप देखें तो वाटरवेज, रोड या एयरवेज के कंपैरिजन ट्रेन कम से कम 1/3 या 1/4 एयरवेज बहुत कॉस्टली है पर उसके कम में इंडियन रेलवेज इज अबाउट 1/10। तो गवर्नमेंट चाहती है कि इंडियन रेलवेज का जो कंट्रीब्यूशन है ट्रांसपोर्ट में वो 27% से बढ़ा के 45% तक हो जाए। और इसके लिए गवर्नमेंट कई सारे मेजर्स ले रही है, जैसे नेशनल रेल प्लान विजन 2030 एक प्ले में है, फिर एक पीएम गति शक्ति प्लान है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स बनाए जा रहे हैं। तो हमें एज अ फंड हाउस हमें लगता है कि क्योंकि गवर्नमेंट इतना प्लान कर रही है, उन्होंने बजट बढ़ा दिया है। अभी आप देखें बजट तो 2013 में 63,000 करोड़ हुआ करता था रेलवे का बजट, जो कि अभी 4 गुना होकर लास्ट ईयर में 2.6 लाख करोड़ था। Exactly. और अभी न्यूज़ आई है कि इस बजट में जो फर्स्ट फेब को आने वाला है उसमें बजट और बढ़ सकता है जी। तो गवर्नमेंट भी काफ़ी मॉडर्नाइज करने की कोशिश कर रही है, इसलिए हम इस सेक्टर को लेके काफ़ी बुलिश हैं। बिल्कुल आपकी बातों से लग रहा है। लेकिन क्योंकि जब हम बात करते हैं किसी भी चीज़ की कॉन्सिक्वेंसेस की तो हम सारी चीज़ें देखते हैं जी। अगर अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है तो हो सकता है चैलेंजेस भी होंगे, उसके बारे में कुछ सोचा है? जी, आपने एकदम सही सवाल पूछा। देखिए, जब आप सेक्टर की बात करते हैं कि क्या अपॉर्चुनिटीज़ और क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, आप दो चीज़ों के बारे में बात करते हैं। एक है फंडामेंटल्स कि फंडामेंटल्स उस सेक्टर के कैसे हैं, सेकंड कि उसके स्टॉक प्राइसेस का क्या हो रहा है। तो पहले हम फंडामेंटल्स की बात करते हैं। तो देखिए, हमने 2001 से लेकर 2024 तक रेलवेज़ का डेटा देखा। अभी इस समय हमारी इकोनॉमी, हमारा मार्केट कई तरह से उतार चढ़ाव में गया, राइट। 2008 में क्राइसिस था, 2013 में भी क्राइसिस था, 2016 में भी मार्केट नीचे गया था। पर फंडामेंटल कई सेक्टर्स ऊपर नीचे हुए, कई सेक्टर में अर्निंग्स लो हुए, कई सेक्टर में कंजम्पशन लो हुआ। पर रेलवे एज अ सेक्टर था जिसका रेवेन्यू, अगर आप कोविड के टाइम को निकाल दें क्योंकि उसमें ट्रैवल कम हो गया था, पर रेलवे का रेवेन्यू साल दर साल बढ़ता रहा।
जी, कंटिन्यूसली बढ़ता रहा। 2008 से 2009 में भी बढ़ा, 2013 से 2014 में भी बढ़ा, 2017 से 2018 में भी बढ़ा। तो फंडामेंटल हमको लगता है कि रेवेन्यू और फंडामेंटल जो है इस सेक्टर का, इस थीम का, रेलवे का, वो बहुत स्ट्रांग है। पर अगर आप शेयर प्राइस की बात करें, क्योंकि कई सारे स्टॉक्स अभी लिस्ट हुए हैं, तो रेलवे के स्टॉक्स में एक रैली आया था 2 साल पहले। अभी हम जिस चीज़ की बात कर रहे हैं वो मार्केट हम सबसे समझदार है। Exactly. मार्केट ने ये बात 1 साल पहले समझ ली थी, कई स्टॉक्स में रैली आई थी, पर अभी काफ़ी करेक्शन आ गया है। और अभी हमको लगता है कि अभी जो मार्केट का वैल्यूएशन है, रेलवे सेक्टर का जो वैल्यूएशन है वो अभी 28 पीई के आसपास है। पी इज प्राइस टू अर्निंग्स, जो हमें लगता है काफ़ी रीजनेबल है। इसलिए रेलवे सेक्टर में अपॉर्चुनिटी हमको लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए एग्जिस्ट करती है, इसलिए हम अपने इन्वेस्टर्स के लिए ये फंड्स लेके आए हैं। जी, तो काफ़ी बुलिश और रेलवे के फंडामेंटल्स आपको काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। उस पर हम उम्मीद करते हैं कि बेहतर ही आगे साबित हो आपका ये फंड। लेकिन जो आपके ये 2 फंड्स हैं, मैं एक बार फिर से दोहराना चाहूँगी। जो पहला आपका स्कीम है ये है ग्रो निफ्टी इंडिया रेलवे PSU इंडेक्स फंड है, और दूसरा ETF है। इन दोनों के बारे में थोड़ा बताइए, कौन से इंडेक्स को ये ट्रैक करता है? जी, हमने देखिए ये एकदम नया इंडेक्स बनाया है अभी NSE ने, और ग्रो म्यूचुअल फंड ने पार्टनरशिप करके NSE के साथ ये इंडेक्स बनवाया था। तो देखिए ये इंडेक्स है जो कोर रेलवे की कंपनीज में निवेश करता है। तो इसमें 14 स्टॉक्स हैं। इसमें जो 80% अलोकेशन है वो है कोर रेलवे की कंपनीज, जिसमें IRFC, रेल विकास निगम लिमिटेड, IRCTC, कॉनकॉर, रेलटेल, इस तरह की कंपनियाँ आती हैं जिनका 80% उसमें वेटेज है। और 20% वेटेज है उन नॉन कोर कंपनीज का जो रेलवे के साथ काफ़ी क्लोजली काम करती हैं। जैसे NTPC है, अभी वो पूरे इंडिया में रेलवे के इलेक्ट्रिफिकेशन पे काम कर रहा है। तो वो उस टाइप की कंपनीज है, NTPC है, ONGC है, जो भी इस सेक्टर का जो भी इस इंडेक्स का पार्ट है। अभी इंडेक्स फंड एक म्यूचुअल फंड की तरह है, आप उसमें म्यूचुअल फंड की तरह निवेश कर सकते हैं। ETF एक स्टॉक की तरह है, आप उसमें स्टॉक की तरह निवेश कर सकते हैं। और हम हर तरह के निवेशकों को ये अपॉर्चुनिटी देना चाहते थे कि आप इसमें निवेश कर सकते हैं। पर आई एम लिटिल बिट सरप्राइज कि आप एक एक्टिवली मैनेज्ड फंड भी ला सकते थे, फिर ये ETF और इंडेक्स फंड क्यों? देखिए क्या होता है कि एक्टिवली मैनेज फंड में आपको एटलीस्ट 50 to 60 स्टॉक्स चाहिए जिसको आप एक्टिवली मैनेज कर सकें, ऊपर नीचे अलोकेशन चेंज कर सकें, कभी कॉल्स ले सकें, क्योंकि ये एक नैरो थीम है। रेलवे में भी, रेलवे PSU ETF एक PSU इंडेक्स एक नैरो थीम है, इसलिए हमें लगता है कि ये ऑलरेडी काफ़ी नैरो है। ये निवेशकों को पूरे तरीके से फोकस्ड अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि आप कॉल ले सकते हैं कि कैसे आपको निवेश करना है। तो इसमें एक्टिव फंड का स्कोप थोड़ा कम था इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ। और इसमें आप देखेंगे तो नॉन कोर सेक्टर्स भी शामिल हैं, तो फिर आप इसको कैसे देखते हैं? मतलब सेक्टर फंड के परफॉर्मेंस पे किस तरीके का असर डालेगा ये? हाँ, मैं एक बात बोलना चाहूँगा, ये एक्चुअली थीमेटिक फंड है। क्योंकि रेलवे में भी जो कोर स्टॉक्स हैं, अगर आप देखें तो IRFC एक फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर है, आप RVNL की बात करें तो वो एक कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, आप IRCTC की बात करें तो एक कंज्यूमर सर्विस सेक्टर है। तो ये सेक्टोरल फंड नहीं है, ये डाइवर्सिफाइड अक्रॉस सेक्टर्स है और ये थीम है। तो रेलवे अगर आगे बढ़ेगा तो ये फंड अच्छा परफॉर्म करेगा, ये है। इस तरह से तो काफी बुलिश हैं आप ओवरऑल अगर देखा जाए। लेकिन रेलवे से जुड़ी जो इकोनॉमिक स्लो डाउन की भी हम बात कर लेते हैं, माफ कीजिएगा, रेलवे से जुड़ी नहीं, जो मेरा दूसरा सवाल है वो ये है कि इकोनॉमिक स्लो डाउन को भी ध्यान में रखना होगा, और अगर मान लीजिए गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग है वो अगर कम होती है तो वो भी एक रिस्क फैक्टर है। इसको मैनेज करने के लिए क्या कंपनी ने कोई प्लान भी तैयार कर रखा है? नहीं, आपका बहुत उनिंदा सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे इन्वेस्टर्स के लिए। और मैं कहना चाहूँगा कि देखिए, थीमेटिक फंड्स इनहेरेंटली बहुत रिस्की होते हैं, थीमेटिक या सेक्टोरल। और आपके सिर्फ सैटेलाइट पोर्टफोलियो का ही अलोकेशन होना चाहिए। आपका जो कोर पोर्टफोलियो होना चाहिए वो डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स का होना चाहिए। और इन फंड्स जो थीमेटिक और ये जो थीमेटिक फंड हम लेके आए हैं, ये आपके सैटेलाइट पोर्टफोलियो का पार्ट हो सकते हैं। पर इसमें निवेश करने से पहले आप अपना रिस्क असेसमेंट करिए खुद ही, या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करिए। जी चलिए, ये तो बात हो गई कि आपने अब तक क्या क्या सोचा था और इस सेक्टर की, इस थीम की। लेकिन अब थोड़ा बात कर लेते हैं मार्केट वॉलेटिलिटी की, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। और खास करके आजकल जिस तरीके का जो मार्केट जिस तरीके से वॉलेटाइल है उसको देखते हुए, तो क्या कंपनी ने इसके लिए, इसको हैंडल करने के लिए कोई प्लान तैयार कर रखा है? जी, हमारा देखिए, इंडेक्स फंड में क्या होता है कि आपको निवेशकों को आप जितना अवेयर कर सकते हैं, जितना इन्फॉर्म कर सकते हैं, वही एक्चुअली आपका रिस्क मैनेजमेंट क्राइटेरिया है। क्योंकि एक्टिव फंड में आप डाइवर्सिफाइड इक्विटी अगर आपका होता है तो उसमें आप रिस्क मैनेज कर सकते हैं। इस फंड में तो हमको इंडेक्स को ही ट्रैक करेंगे, हम तो इंडेक्स जिस तरह से जा रहा है, ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, हम उसी शेयर का, उसी इंडेक्स का वेटेज में उस शेयर्स में इन्वेस्ट करते रहेंगे। तो रिस्क मैनेजमेंट इसमें सिर्फ इसी तरीके से आप लोग खुद अपना रिसर्च करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। और अभी आप
अगर निवेश करना चाहते हैं तो एक छोटे अमाउंट से चालू करें, आपका 2%, 5%, 10% ऑफ योर पोर्टफोलियो, जितना भी आपका रिस्क मैनेजमेंट अलाउ करता है, और उसके बाद ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप थोड़ा कॉन्फिडेंस कुछ डेवलप करें। पर हमें जो कॉन्फिडेंस है वो ये है एज अ फंड हाउस कि लॉन्ग टर्म में इंडिया रेलवेज़ का स्कोप बहुत अच्छा है, क्योंकि कई सारे गवर्नमेंट के भी स्कीम्स आ रहे हैं, कस्टमर डिमांड जो है वो भी बहुत हाई है, तो गवर्नमेंट इसमें डेवलपमेंट करती ही जाएगी। और इस डेवलपमेंट का फ़ायदा सबसे पहले जो PSUs हैं इंडिया में, जो इस सेक्टर में डेडिकेटेडली काम कर रहे हैं, जैसे IRCTC है, IRFC है, RVNL है, वो काफ़ी वो फ़ायदा उठाएंगे। इसलिए शेयर में ग्रोथ, इस इंडेक्स में और इस इंडेक्स फंड में ग्रोथ की गुंजाइश हमें काफ़ी ज़्यादा लग रही है। चलिए, अब तक हमने इस पूरे डिस्कशन में बात किया कि आपने किस तरीके से सोचा है और आपका पॉइंट ऑफ व्यू के साथ आपका गोल क्या है इस फंड को लेकर। अब हम थोड़ा इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करते हैं। तो इस फंड के लिए आइडियल इन्वेस्टर्स कौन हो सकते हैं, या आपने कुछ इसके बारे में सोचा, और किस टाइप का जो इन्वेस्टमेंट गोल है उसको अचीव करने के लिए आपका फंड अच्छा हो सकता है? जी देखिए, मैंने जैसा बताया एक थीमेटिक फंड है, तो ये इक्विटी के सारे फंड आजकल हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं, बट ये डेफिनेटली मोर रिस्कियर साइड है वर्सेस अ डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड। पर एट द सेम टाइम रिस्क ज़्यादा होता है तो रिटर्न्स की भी गुंजाइश ज़्यादा होती है। जो हमें ये लग रहा है कि जैसा मैं बता रहा था कि आप इस फंड को अपने कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा नहीं बनाएं। कोर पोर्टफोलियो आपका डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स का होना चाहिए, जिसमें 70 to 80% आपका पोर्टफोलियो का लोकेशन होना चाहिए। ये आपके सैटेलाइट पोर्टफोलियो का लोकेशन होना चाहिए, और इसमें आप अपना खुद रिस्क प्रोफाइल मैनेज करें, या अपना रिस्क असेसमेंट करें, या अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करें, और उसके बाद आप लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन लें, ओनली फॉर लॉन्ग टर्म, विच इज़ एनीवेयर बिटवीन 5 to 7 ईयर्स, और उसी हिसाब से आप इन्वेस्ट करें। शॉर्ट टर्म में या ट्रेडिंग के लिए इसमें निवेश करना मैं निवेश करने की सलाह नहीं दूंगा। चलिए, और जाते जाते एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि अभी के टाइम का जिस तरीके का मार्केट है और ग्रो की जिस तरीके की परफॉर्मेंस रही है, उसको देखते हुए कंपनी अपने इन्वेस्टर्स के लिए आगे क्या सलाह देना चाहेगी अपने इन्वेस्टर्स को, जो निवेशक हैं आपके, जो बहुत लॉयल निवेशक हैं आपके? रिस्क ऑन टाइम है, तो इसमें आप लॉन्ग टर्म के लिए SIP अपने कंटिन्यू रख सकते हैं, और अगर आप लमसम निवेश करना चाहते हैं तो उसकी बजाय मैं बोलूँगा कि आप एक लो रिस्क फंड में निवेश करें और STP के थ्रू आप इक्विटी में प्रेजेंस लें। तो अपने सेट को जो आपका कोर पोर्टफोलियो है उसमें थोड़ा आप रिस्क लो करके चल सकते हैं, पर आपके जो सैटेलाइट पोर्टफोलियो हैं, जो आपके टैक्टिकल या स्ट्रेटेजिक पोर्टफोलियो होंगे, उसमें आप थोड़ा इस टाइप के रेलवे फंड जैसे हम लेकर आए हैं लॉन्ग टर्म के लिए, उसमें आप पोजीशन लेने का विचार बना सकते हैं। जी, तो थैंक यू सो मच वरुण हमारे सारे सवालों का जवाब देने के लिए, और ऑल द वेरी बेस्ट आपके इन दोनों ही फंड्स के लिए। हम उम्मीद करेंगे कि इन्वेस्टर्स को आपके फंड इसी तरीके से पसंद आए जैसा आपका आउटलुक है रेलवे को लेकर। तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।